Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 7, the interview from your book Flamingo. It is written by Christopher Sylvester. From the introduction to the Penguin Book of Interviews edited by Christopher Sylvester. It is about interview and what is the positive sides of interview, what is the negative sides of interview. You are going to read in this chapter. Interview का क्या positive point होता है, क्या negative point होता है, इस chapter के through आप जान पाएंगे. और क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने स्टडी किया था. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री at Peterhouse, Cambridge. He was a reporter of private eye for 10 years. He was a reporter and private eye detective की तरह उन्होंने काम किया था 10 साल के लिए. And has written Futures of Vanity Fair. इन्होंने लिखा था Futures of Vanity Fair. Following is an excerpt taken from the introduction of the Penguin Book of Interviews. As I have told you, अब ये एक छोटा सा पार्ट है उनकी एक बुक का, द पेंगुइन बुक ऑफ द इंटरव्यूज, उसमें से लिया गया है. एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डेज, तब से लेकर आज तक ये एंथोलॉजी है. ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है चैप्टर में. ये 2 पार्ट्स में चैप्टर बटा हुआ है. पार्ट 1 में आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पता चलेगा, और सेकेंड पार्ट में एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है. तो आइए पहले फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं. सिंस its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. Since invention, जब से आविष्कार हुआ, of little over 130 साल पहले, इंटरव्यू जो है वो एक कॉमन प्लेस बन गया है किन लोगों का, पत्रकार लोगों का, जर्नलिज्म्स का. Today almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. अब यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं इंसान होगा, मतलब सभी लोग, चाहे मैं हूँ, आप हो या कोई भी हो, सभी ने कोई ना कोई इंटरव्यू देखा ही होगा. अब बहुत ही अच्छा उदाहरण है रजत शर्मा का, मतलब आपकी अदालत. तो उसमें देखिए वो इंटरव्यू करते रहते हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, नॉर्मल कॉमन पीपल्स भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी राइटर आ जाते हैं, कभी पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, कभी आ जाते हैं. तो इस तरीके से सभी का इंटरव्यूज़ होता है, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, किसी का रैपिडली होता रहता है. So it is hardly surprising that opinion of the interview of its functions. तो ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग. सो इट इज़ हार्डली, मतलब ये सरप्राइज करने वाला नहीं, इंटरव्यू होना कोई सरप्राइजिंग बात तो नहीं है. और इसके फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स, जो इसके फंक्शन ऑफ इट्स फंक्शंस, कैसे इंटरव्यू किया जाता है, फंक्शंस क्या हैं, मेथड क्या है, मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, वेरी कंसिडरेबली. वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब बहुत अलग अलग हैं, लोगों के ओपिनियंस इस पर अलग अलग हैं. फंक्शंस क्या हैं, आप एक से पूछेंगे तो वो कुछ और बताएगा. मेथड क्या है, वो कुछ और मेथड बताएगा. मेरिट्स क्या है, वो और कुछ बताएगा. तो वैरी करते हैं, डिफ़र करते हैं पर्सन टू पर्सन. सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट claims of it as being in its highest form a source of truth, and in its practice
एन आर्ट। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें मिली हैं। कुछ लोग जो हैं सम माइट मेक क्वाइट एक्सेसिव क्लेम, बहुत एक्सेसिव क्लेम कहेंगे कि ये बहुत ऑनेस्ट, मतलब एक ऑनेस्ट सोर्स है। इंटरव्यू कराना करने से क्या होता है, एक ट्रुथ सामने आता है, सच्चाई सामने आती है। तो एक ये सोर्स है सच्चाई जानने का, और एक दूसरा ये कहता है कि ये एक आर्ट है, एक कला है सच निकालने का। तो इस तरीके से दो चीज़ें सामने आई हैं, ये सोर्स ऑफ ट्रुथ है और एक आर्ट है। Other, usually celebrities who see themselves as its victim, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives. अब जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आप देखेंगे कि अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम, वो सेलिब्रिटीज़ इसके विक्टिम हो जाते हैं। माइट हेट, डिस्पाइज का मतलब क्या होता है, हेट, हेट द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड, अनवारंटेड मीन्स अनजस्टिफाइड। उन्हें नहीं लगता कि कभी भी कहीं भी वो जा रहे हैं तो उन्हें पकड़ लिया, बस उनको पकड़ कर क्या कर दिया, उनका इंटरव्यू ले लिया। इंट्रूशन इनटू देयर लाइफ, मतलब बेवजह ही अनजस्टिफाइड, बिना मतलब के उनके जीवन में घुसना और उनको परेशान करना, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फील दैट इट समहाउ डिमाइसेस देम, और उनको ऐसा फील होता है कि ये जो है हमें क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ये हमारी स्वतंत्रता को कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, हमारे हम क्या हो जा रहे हैं, किडनैप टाइप के हो जा रहे हैं, हम बंधे जाए। सेलिब्रिटी क्या हो गए, हम घर से निकल ही नहीं सकते, हम आज़ादी से घूम ही नहीं सकते, क्योंकि कहीं भी इंटरव्यू ले लेते हैं। तो वो इससे चिढ़ते हैं, उनको पसंद नहीं आता। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul. ऐसा पहले प्रिमिटिव टाइम में, ओल्ड टाइम में ऐसा माना गया था कि ऐसा कल्चर है, वो लोग ऐसा मानते थे, प्रिमिटिव लोग जो पुराने लोग थे, कि ऐसा वो मानते थे कि अगर किसी ने फ़ोटो खींच ली या वो उस फोटो में उनकी तस्वीर आ गई, पोर्ट्रेट आ गया, तो उनकी आत्मा ले लेने के बराबर होता था। तो ऐसा ही कुछ जो है सेलिब्रिटीज़ भी मानते हैं कि इंटरव्यूज़ जो है उनकी प्राइवेसी, उनकी फ्रीडम, उनकी सारी चीज़ों को किडनैप कर ले रहा है। वीएस नायपाल के बारे में आइए जानते हैं। नोन एज अ cosmopolitan writer, in his travel book and in his documentary work, he present his impressions of the country of ancestors that is India. He received the Nobel Prize in Literature in 2001. So feels that some people are wounded by interviews and lost a part of themselves. अब वीएस नायपॉल कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा फील करते हैं, इंटरव्यू जब उनका होता है तो ऐसा फील करते हैं कि उन्हें चोट लग गई है, और या तो उनके मतलब कुछ एक हिस्सा जो है उनका जो कॉन्फिडेंस है जो वो है वो लूज़ कर गए हैं, कुछ पार्ट वो खो चुके हैं इंटरव्यू के ज़रिए, उनका जो प्राइवेसी है वो लूज़ हो गई, कुछ चीज़ें उनकी जो है खो गई हैं। लुइस कैरोल, द क्रिएटर of Alice in the Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. अब यहाँ देख लीजिए, लुइस कैरोल जो कि एलिस इन द वंडरलैंड इन्होंने लिखी हुई है, उनको तो इंटरव्यू से इतना डर लगता था कि उन्होंने कभी भी कंसेंटेड मतलब अग्री ही नहीं किया कि कोई उनका इंटरव्यू ले। इट वॉज his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintance interviewers and the persistent
petitioners of his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. अब जो ये लुइस कैरोल हैं, उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में इंटरव्यू नहीं दिया और उनको इंटरव्यू देने से ये लगता था कि मैं फेमस हो जाऊंगा, विच मेड हिम दस रिपेल। उन्होंने इसीलिए अवॉइड किया। जितने भी एक्विटेंस थे, जितने भी इंटरव्यूअर्स थे, जितने भी उनके चाहने वाले थे, लगातार जो उनसे ऑटोग्राफ मांगते थे, उन सब से इन्होंने कट ऑफ किया अपने आप को। और बाद में जब इनकी सारी स्टोरीज सक्सेसफुल हुई तो ये अपनी स्टोरीज़ और जो भी इनका सक्सेस है वो बहुत सेटिस्फेक्शन से लोगों को बताते थे कि मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं लेने दिया इसलिए क्योंकि मुझे इंटरव्यू से बहुत डर लगता था। बहुत खुशी से बताते थे ये। Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. अब जो रडियार्ड किपलिंग जंगल बुक जिन्होंने लिखी, रडियार्ड किपलिंग जो हैं वो तो और कंडमनेटरी मतलब होता है निंदा। उनका जो वो बहुत ही निंदा करते हैं, उनका जो एटीट्यूड है वो कहते हैं कि जो इंटरव्यू लेना है वो बड़ा ही निंदनीय काम है, ये नहीं करना चाहिए। हिज वाइफ कैरोलाइन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 October 1892 that their day was wrecked by 2 reporters from Boston. कहती हैं कि एक दिन तो ऐसा हुआ, उनकी वाइफ ने डायरी में लिखा हुआ है कि 14 अक्टूबर 1892 में एक दिन पूरा उनका डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया 2 रिपोर्टर्स ने कि इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेना है। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, Why do I refuse to be interviewed? और वो अपने हस्बैंड को कहती हैं कि Why I refuse to interview, वो कहते हैं कि मैंने क्यों ये किया, Because it is immoral. वो रडियार्ड किपलिंग कहते हैं कि ये इमोरल है। इमोरल मतलब एक अपराध है। It is a crime. मॉरल नहीं है, एंटिक नहीं है, ये अपराध है। It is a crime. Just as much of a crime as an offense against my person as an assault, and just as much merits punishment. वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा क्राइम है और ज़बरदस्ती किसी का इंटरव्यू लेना और फिज़िकली अटैक करते हैं। ये जो इंटरव्यूअर्स हैं ये इंटरव्यू लेके किसी को की बेइज्जती करते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको पनिशमेंट, इनको दंडित देना चाहिए। इट इज़ कावर्डली एंड वेल, बहुत ही बुरा है, ये कायर वाला काम है और ये बहुत ही बुरा काम है। नो रिस्पेक्टेबल man would ask it, much less give it. कहते हैं कि कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं चाहेगा कि उसका इंटरव्यू हो या वो इंटरव्यू देना चाहे। जबकि yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. और रडियार्ड किपलिंग ने खुद ही, जबकि वो ये सारी चीज़ें कहते हैं कि ये अपराध है और ये है, ऐसा है, नहीं करना चाहिए और असॉल्टेड होते हैं लोग, बुरा मानते हैं, ये नहीं होना चाहिए, कोई रिस्पेक्टफुल आदमी नहीं देगा, लेकिन उन्होंने खुद ही मार्क ट्वेन का जो है क्या लिया था, इंटरव्यू लिया था। अब आइए जानते हैं H.G. वेल्स क्या कहते हैं। H.G. वेल्स इन अ इंटरव्यू इन 1894 रेफर्ड टू बी इंटरव्यूइंग ऑर्डील मतलब डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, बट वॉज अ फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यूई and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin.
तो वो जो है अपने आप को जब उनका इंटरव्यू हुआ तो वो काफ़ी उनको कठिनाई हुई, लेकिन 40 इयर्स बाद उन्होंने खुद ही क्या करने लगे, जोसेफ स्टेलाइन का उन्होंने इंटरव्यू लिया. साउल बेलो who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interview as being like thumbprints on his windpipe. अब यहाँ पर साउल बेलो जो कि इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यूड हो रहा है, एक सेवरल ओकेजन पर उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो वो कहते हैं कि ये इंटरव्यू मुझे कैसा लग रहा है कि थंबप्रिंट है, किसी ने जैसे थंबप्रिंट लगाते हैं अपने अंगूठे छाप रखता है, तो अंगूठे से मेरे गले को, विंड पाइप को ही किसी ने ऐसा लग रहा है कि दबा दिया है, मेरी जान चली जाएगी, ऐसा लग रहा है. येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू, अभी तक जितना भी आपने देखा उसमें सिर्फ ड्रॉबैक्स ही दिखे हैं. इट इज़ सुप्रीम सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. कुछ भी कहा जाए ये जुर्म है, ये नहीं होना चाहिए, ये एम्बैरसिंग मोमेंट है, ये इसके लिए ये पनिशेबल एक्ट होना चाहिए, ये गला दबाव एक्ट है. तो कुछ भी हो, लेकिन ये इन सब के बावजूद येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू, जितनी भी कमियां हैं इंटरव्यू के, इट इज़ सुप्रीमली, सबसे बढ़कर, सुपरलेटिव डिग्री, सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. और एक कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत करने का ये सबसे अच्छा माध्यम है. दीज डेज मोर देन एट एनी other time, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews. अब आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू मिलेगा. डेनिस ब्रेन has written almost everything of moment reaches us through one man asking question of another. हर एक चीज़, ऐसे तो कोई आपके पास चला नहीं आएगा कि मेरे पिताजी का नाम ये था, मेरे पिताजी ये थे, यहाँ पे ऐसा हुआ सन 57 में ऐसा हुआ, ऐसे कोई नहीं बताएगा. जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप किसी से पूछेंगे, तभी वो क्या बताएगा, उसका उत्तर देगा. तो अगर आप किसी से उत्तर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उससे आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा. Because of this, the interviewers hold a position of unprecedented power and influence. और इसी वजह से जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास वो एक होल्ड करते हैं. आपने टीवी पे भी देखा होगा और न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट होके आता है, लाइव देखा होगा. इनके पास एक पावर होती है, पावर जो किसी के पास नहीं होती है, ऐसी पावर जो किसी के पास भी नहीं होती है, ऐसी पावर होती है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की. सो this was the first part of your chapter interview, and now I am going to teach you the second part of this, part 2. I am a professor who writes novels on Sunday. Umberto Eco. This is a name, Umberto Eco, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कि संडेज को नॉवेल लिखता हूँ. ये जो लाइन है ये आपको जब हम लोग इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी इसमें. और आइए देखते हैं क्या है. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको. ये एक इंटरव्यू है जो कि उम्बर्टो इको का है. द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभम फ्रॉम द हिंदू. Umberto Eco, a professor at University of Bologna, acquired a formidable reputation as a scholar of his ideas on semiotics, the study of sign. अब यहाँ पर जो है मुकुंद पद्मनाभन
जो है इंटरव्यू ले रहे हैं। वो मुकुंद पद्मनाभम जो हैं वो हिंदू पेपर के इंटरव्यूअर हैं और वो इंटरव्यू ले रहे हैं प्रोफेसर का, जो कि इटली के बोलोगाना यूनिवर्सिटी के हैं और ऑलरेडी वो स्कॉलर रह चुके हैं और सिमियोटिक्स ये करते हैं, उनके आइडियाज़ सिमियोटिक्स को ये करते हैं, पढ़ाते हैं, स्टडी और सिमियोटिक्स जो है स्टडी ऑफ साइंस है, साइंस मतलब चिन्हों को वो ये करते हैं, सिंबल्स को ये करते हैं। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन मतलब जो कि पोम को ये करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। एंड मेडिवल एथिक्स मीन्स मेडिवल जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है उसकी अच्छाइयों खूबसूरतियों को निखार के लिखते हैं। बिफोर ही टर्न टू राइट फिक्शन, और ये सब वो तब करते थे फिक्शन लिखने से पहले। अब फिक्शन क्या होता है? एक इमेजिनरी थिंग होती है, इमेजिनेशन से जो लिखा जाए उसे फिक्शन कहते हैं। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक and newspaper articles. His written output is staggeringly large and wide ranging. Staggeringly का मतलब होता है शॉकिंग। तो उनका जो ये सब लिखना है, चाहे वो लिटरेरी फिक्शन हो, एकेडमिक टेक्स्ट हो, ऐसे हो, चिल्ड्रन बुक्स हो, न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, ये जो आउटपुट था उनका, जो लिखने की क्षमता थी, ये सभी को चौंका देने वाली थी। इतना वाइड रेंज में वो लिखते थे। In 1980 he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। इनको इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम का टाइटल मिला। इनकी बुक जो इन्होंने लिखी, जो पब्लिश हुई, किस नाम से? द नेम ऑफ द रोज, और उसकी कितनी कॉपीज बिकी? 10 मिलियन कॉपीज। 1-2 मिलियन नहीं, 10 मिलियन कॉपीज उसकी बिकी। को नोट कर लीजिए कि इनकी 10 मिलियन कॉपी बिक गई थी। अब आइए देखते हैं इंटरव्यू कैसे हो रहा है। मुकुंद पहले पूछते हैं, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, I can't understand how one man can do all the things he Eco does। अब यहाँ पर मुकुंद इम्ब्रेटो इको से कह रहे हैं कि डेविड लॉज आपके बारे में कहते हैं कि मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि एक आदमी एक टाइम में इतने सारे काम कैसे कर लेता है। इम्ब्रेटो इको, मे बी I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing। अब इम्ब्रेटो इको कहते हैं कि हो सकता है मे बी मैं ऐसा इम्प्रेशन लोगों के ऊपर डालता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक टाइम में करता हूँ, लेकिन जब मैं खुद को देखता हूँ, मैं खुद को रीड करता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि मैं एक ही काम को एक टाइम में कर रहा हूँ, सेम थिंग, एक ही काम को कर रहा हूँ। मुकुंद, विच इज, वो क्या है एक ही चीज़? इम्ब्रेटो इको, नाउ दिस इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कहते हैं अभी जो आपने पूछा वो आसान था, लेकिन अब जो आपने पूछा है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आई हैव सम philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels। अब वो कहते हैं I have some philosophical interest and I pursue them through my academic work and my novels। तो फिलोसफिकल इंटरेस्ट क्या होता है कि जिस इंसान को ये जानने का इंटरेस्ट हो कि पृथ्वी क्या है, जन्म कहाँ हुआ है, जन्म कैसे हुआ है, और ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, कौन ये ब्रह्मांड को चला रहा है, ये पृथ्वी कैसे टिकी हुई है, नदी कहाँ से आती है, ये सूरज कैसे बना है, तो ये फिलोसफिकल चीज़ें हैं।
तो उनका फिलोसफिकल इंटरेस्ट था एंड फिर वो कहते हैं कि आई परस्यू देम, मैंने उनको परस्यू किया थ्रू माई एकेडमिक्स, मैं एकेडमिक्स में जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, वर्क एंड माई नॉवेल्स, मैंने उनसे एकेडमिक्स में परस्यू किया और मैंने अपने नॉवेल्स के थ्रू भी उन्हें परस्यू किया। मेरे नॉवेल्स में भी और मेरे एकेडमिक्स में भी आपको ये फिलोसफिकल इंटरेस्ट मिलेगा। इवन माई बुक्स ऑफ चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, जो कि मैंने बच्चों के लिए बुक्स लिखी है वो भी नॉन वायलेंस और शांति के बारे में है। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, और आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया इसमें एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट ही आपको दिखेगा। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और अब मेरे पास राज है। Did you know what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms. The universe will become as big as my fist. उन्होंने फिर कहा कि मेरे पास एक राज है, और वो राज क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पृथ्वी को जो स्पेस कवर किया हुआ है उस, और जो स्पेस खाली है पृथ्वी की जितनी भी स्पेस खाली है उसको क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो पृथ्वी क्या रह जाएगी? पृथ्वी मेरे मुट्ठी बराबर रह जाएगी, क्योंकि स्पेस इन ऑल एटम्स, जो कि एटम्स ने उसे घेरा हुआ है, तो जैसे उसका सारे एटम्स खत्म होंगे तो पृथ्वी मेरे मुट्ठी भर रह जाएगी। सिमिलरली वो बताते हैं फिर, सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स, और इसी तरीके से जैसे पृथ्वी में बहुत खाली जगह है ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत खाली जगह है। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, और मैं उन्हें इंटरस्टिक्स कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि तुम मेरे पास आ रहे थे, यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। तुम एलिवेटर में थे, तुम लिफ्ट में थे और मेरे पास आ रहे थे और मैं तुम्हारा क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। दिस इज एन इंटरस्टिक। अब ये क्या है, इंटरस्टिक है, ये मेरा क्या है, एम्प्टी टाइम है, खाली समय है, खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्पेस है, एन एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, और मैंने उस समय का तुम्हारा इंतज़ार न करके मैंने क्या किया, उस एम्प्टी स्पेस को मैंने भरा। वाइल वेटिंग फॉर यू, मैं वेट तो कर ही रहा था फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, फर्स्ट से थर्ड फ्लोर तक आने का वेट किया। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, उतनी देर में मैंने क्या लिख लिया, एक आर्टिकल लिख लिया, एक छोटा सा आर्टिकल लिख लिया। और फिर वो हंसते हैं। मुकुंद, not everybody can do that, of course. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. कहते हैं सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है और स्कॉलरली वर्क है और ये सारी जो हैं ये मतलब प्लेफुल हैं, इसमें इंजॉयमेंट है, पर्सनल क्वालिटी है इसमें। इट इज़ अ मार्क ऑफ डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। अलग है, मतलब एक जो एकेडमिक स्टाइल है, औरों का जो पढ़ाने का ढंग है उससे बिल्कुल अलग है। विच इज़ invariably dispersonalized and often dry and boring। जो और लोगों का जो तरीका है वो काफ़ी मतलब अलग अलग तरीके का है और डिसपर्सनाइज्ड है, बोरिंग है, मतलब पर्सन टू पर्सन अलग है और बहुत ही ड्राई सा है और बोरिंग सा है। हैव यू कॉन्शियसली एडॉप्टेड एन informal approach or it is something that just came naturally to you? क्या आपने मतलब किसी को देखकर कॉन्शियसली जानबूझकर ये किया कि ये अपने आप नेचुरली आपके अंदर आ गया?
ये जो लिखने का तरीका है और जो आपको इतना पॉपुलर बना रहा है। Umberto Eco, when I presented my first doctoral dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion. जब मैं कहते हैं कि मैं डॉक्टरल ये कर रहा था इटली में, तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा था कि जो स्कॉलर्स ये करते हैं वो पहले लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सब्जेक्ट की जो हैं लर्न करते हैं, फिर वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और मतलब स्टेटमेंट बनाते हैं उन गलतियों की, और फिर करेक्शन करते हैं और फिर कंक्लूजन करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया था, उन्होंने मुझे बताया, यू ऑन द कॉन्ट्रेरी टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। तुमने वो नहीं किया है, तुमने तो पूरी स्टोरी ही लिख डाली अपने रिसर्च की, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और तुमने जो ट्रायल्स किए और जो गलतियां की वो भी लिख दी है। एट द सेम टाइम ही रिकग्नाइज आई वॉज राइट। उन्होंने उस समय रिकग्नाइज किया कि ये प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है और मैं सही हूँ। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन एज अ बुक, और उन्होंने मेरी उस जो डिजर्टेशन थी उसको एज अ बुक पब्लिश कर दिया, विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट। और ये माना जाता है कि वो प्रोफेसर जो कि लंबे सालों से उसी चीज़ को फॉलो करता आया था, वो भी मेरे लिखे हुए चीज़ को उसने अप्रिशिएट किया और उसको सही मानकर पब्लिश कर दिया। एट द पॉइंट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। और 22 साल की उम्र में मुझे समझ में आया कि जैसे मैंने लिखा था वैसे ही स्कॉलरली बुक, एकेडमिक्स बुक लिखी जानी चाहिए, बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। और जब तक आप किसी चीज़ को आप रिसर्च कर रहे हैं, अगर हम एक मेढक पर रिसर्च कर रहे हैं तो सीधे लिख दिया कि ऐसा 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 काटा ऐसा, तो नहीं, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको स्टोरी टाइप में करना बहुत ज़रूरी है, तभी इंटरेस्ट बच्चों का जगेगा। तो वो कहते हैं कि उसे स्टोरी टेलिंग के तरीके से मैंने लिखना सब चालू किया। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एक्सपेक्ट। नैरेटिव एक्सपेक्ट मतलब स्टोरी का तरीका, मतलब स्टोरी के वे में समझाता हूँ मैं। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स नॉवेल्स। इसीलिए मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया सो लेट, एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस। और इसीलिए नॉवेल्स तो एकेडमिक्स बुक्स और फिक्शन नॉन फिक्शंस तो मैं लिखता ही था, लेकिन मैंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया बहुत लेट 50s में। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड Roland Barthes was always frustrated that he was an essayist and not a novelist. मुझे याद है मेरा एक फ्रेंड था रोलैंड बर्थस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था कि मैं एक निबंधकार हूँ, मैं एक उपन्यासकार नहीं हूँ, मैं एक उपन्यास नहीं लिख सकता हूँ मैं। एंड ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, और वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे वन डे और अनदर, और एक दिन या कभी करना चाहते थे, शुरू करना चाहते थे, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, और वो इन सब चीज़ों को करने से पहले ही मर गए। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मुझे कभी इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ कि मैं एक एकेडमिक बुक लिखता हूँ और मैं फिक्शंस लिखता हूँ, मैं नॉन फिक्शंस लिखता हूँ, मैं एसेज लिखता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ ये नहीं हुआ कि मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन था। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, और मैं तो मतलब एक्सीडेंट हुआ, एक ऐसा सरप्राइजिंग मोमेंट आया कि मैं लिख रहा था और अचानक से वो कन्वर्ट हो गया नॉवेल में। I had nothing to do one day and so I started.
जैसा कि मैंने बताया कि उनको कोई मतलब उन्हें पता ही नहीं चला और वो नॉवल में कन्वर्ट हो गया। नॉवल प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट ऑफ नरेशन, नॉवल प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट ऑफ नरेशन, वो जिस तरीके से समझाते थे, जिस तरीके से लिखते थे, वो सेटिस्फाई करता था नॉवल को। नॉवल को पढ़कर लोगों को जब इंटरेस्ट आता है तभी कोई नॉवल सक्सेसफुल होती है। अगर 2 पेज पढ़ने के बाद कोई इंटरेस्ट ही नहीं जग रहा है तो नॉवल बोरिंग हो जाती है, लोग नहीं पढ़ते हैं। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट on to become spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them. अब मुकुंद पूछते हैं कि अगर नॉवेल्स की बात की जाए तो आपकी सबसे फेमस, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक, आप तो एकेडमिक में मतलब बहुत फेमस हैं, जो बच्चों की किताबें हैं वो एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में आप काफ़ी फेमस हैं, लेकिन आप स्पेक्टेकुलर बन गए, इतने ज़्यादा फेमस बन गए एक नॉवल की वजह से, जिस नॉवल का नाम है द नेम ऑफ द रोज़। और आपने सिर्फ 5 ही नॉवल लिखे हैं, बाकी तो आपके एकेडमिक्स हैं और नॉन फिक्शंस हैं। खाली 5 नॉवल से आप नॉवलिस्ट बन गए, आपको नॉवलिस्ट के नाम से जाना जाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उम्बर्टो इको उनको करेक्ट करते हुए कहते हैं, एकेडमिक्स में मैंने सिर्फ 20 नहीं 40 बुक्स लिखी हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा 40। मुकुंद, ओवर 40 अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क और अ सेमियोटिक्स। कहते हैं कि सेमिनियल पीस ऑफ वर्क वही साइन की भाषा वाले बुक्स जिससे बच्चे पढ़ पाते हैं साइन को समझकर, तो आपने उसको लिखा। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट बर्टो इको एंड दे विल से ओह ही इज द नॉवेलिस्ट, डज दैट बॉदर यू? कहते हैं कि हाँ, आप कह रहे हैं 40 तो 40 बुक्स आपने साइंस और सिंबल्स पे लिखी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर आपका नाम पूछा जाता है तो वो आपको नॉवेलिस्ट ही बताते हैं कि उम्बर्टो इको नॉवेलिस्ट हैं। क्या ये आपको परेशान करती है, ये बात क्या आपको परेशान करती है? उम्बर्टो इको कहते हैं, येस, बिकॉज आई कंसिडर्ड माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। देखिए, पहली लाइन जो मैंने पढ़ के बताई थी वो यहाँ पे आई है कि हाँ, मुझे ये चीज़ बहुत बॉदर करती है क्योंकि मैं नॉवेलिस्ट नहीं हूँ। मैंने अपने शौकीन सोच रखा था कि संडे मैं क्या हूँ, फ्री हूँ, जो मेरे पास स्पेस वाला टाइम है वो संडे को है, तो मैं संडे क्या करूँगा, मैं नॉवेल लिखूँगा। तो मैं बिकॉज आई कंसिडर्ड माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैं अपने आप को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मानता हूँ, हु राइट्स नॉवेल ऑन संडे को लिखता हूँ। इट्स नॉट अ जोक, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, और मैं हमेशा पार्टिसिपेट किस चीज़ में करता हूँ, एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में करता हूँ। एंड नॉट मीटिंग अ पेन क्लब एंड राइटर, और मैं पेन क्लब और राइटर्स से भी नहीं मिलता हूँ, मैं सिर्फ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ एज अ प्रोफेसर। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ माई एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को आइडेंटिफाई पहचानता भी हूँ इसी एकेडमिक कम्युनिटी की वजह से। बट ओके, इफ दे मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, ही लाफ्स एंड सर्व्स, हंसते हैं और कंधा हिलाते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स I reach a larger audience. I cannot expect to have 1 million readers with stuffs of semiotics. बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे उन्होंने। कहते हैं कि नॉवेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं
और सेमियोटिक्स एकेडमिक्स को कौन पढ़ता है भाई? क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे पढ़ेंगे, उसके बाद कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन नॉवल तो हर एज का, मतलब छोटा बच्चा भी, मतलब क्लास 4-5 का बच्चा भी नॉवल पढ़ता है, ग्रेजुएशन लेवल के भी लोग पढ़ते हैं, ऑफिस लेवल के भी लोग पढ़ते हैं, बूढ़े भी लोग पढ़ते हैं, हर जनरेशन के लोग नॉवल पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं मिलियंस और मिलियंस लोगों के दिलों में हो सकता है राज करता हूँ, इसलिए कि क्योंकि लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, ज़्यादा जानते हैं, और सेमियोटिक्स को कम लोग जानते हैं, उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। मुकुंद फिर पूछते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यही बात आपकी मुझे दूसरे क्वेश्चन पे लाती है। द नेम ऑफ द रोज इज़ वेरी सीरियस नॉवल, इट्स अ डिटेक्टिव yarn at one level, but it also delves into metaphysics, theology and medieval history, yet it enjoy a huge mass audience. Were you puzzled at all by this? अब वो कहते हैं कि आपकी जो ये नॉवल है जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोजेस, इसमें मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है, मेडिवल हिस्ट्री भी है, और ऑडियंस इनको पढ़कर बहुत खुश होती है। क्या आप कंफ्यूज तो नहीं हैं? जद्दोजहद तो नहीं चल रही है आपके अंदर? तो इको नो कहते हैं, नहीं। जर्नलिस्ट आ पजल, मैं नहीं पजल्ड हूँ। उम्बर्टो इको कहते हैं, मैं नहीं पजल्ड हूँ, लेकिन पत्रकार लोग जरूर पजल्ड हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स टू, और पब्लिश करने वाले पजल्ड हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक थ्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। ऐसा पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट का मानना है कि जो लोग हैं वो थ्रैश मतलब कचरा पसंद करते हैं, वो डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे 6 बिलियन पीपल हैं। द नेम ऑफ रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज़, और जो मेरी नॉवल है वो 10 और 15 मिलियन कॉपीज़ ही, यहाँ तो 6 बिलियन है। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर, बहुत कम लोगों के तक मैं पहुंच पाया हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड्स ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। और लेकिन जो 10 से 15 मिलियन लोग हैं वो ऐसी ही बुक्स मांगते हैं जो इजी ना हो, इजी एक्सपीरियंस ना हो, जिन वो नन्हे मुन्ने बच्चों की कहानियाँ नहीं मांगते। वो क्या मांगते हैं? वो टफ एक्सपीरियंस मांगते हैं। और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और हमेशा ऐसी चीज़ों को नहीं मांगते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविज़न, मैं भी 9 PM के बाद टेलीविज़न देखता हूँ। और क्यों देखता हूँ? एंड वॉन्ट टू सी इधर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, मैं इन दोनों चीज़ों को देखता हूँ। आई इन्जॉय इट, और मैं इनको इन्जॉय भी करता हूँ। एंड आई नीड इट, और ये मेरी नीड है। जैसे कोई ना कोई धारावाहिक होता ही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बॉस बहुत ज़्यादा बच्चों को भी पसंद आता है, बूढ़ों को भी पसंद आता है, सभी लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसकी TRP बहुत बढ़ती है। तो ऐसे ही यहाँ पर उम्बर्टो को भी कह रहे हैं कि मैं भी टीवी देखता हूँ और मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम मेरी नीड हैं, बट नॉट ऑल डे। लेकिन यही चीज़ पूरे दिन दिखाओ तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर मुकुंद पूछते हैं, मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? that क्या मेडिवल हिस्ट्री जो आपने उसमें डाली है उसका कुछ लेना देना है इस बुक से? उम्बर्टो इको, दैट्स पॉसिबल, हो सकता है, मे बी,
बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मैं एक और कहानी तुम्हें बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन। कहते हैं मैं बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, बहुत ही वाइज मैन, चाइनीज़ वाइज मैन, विजडम से भरा हुआ, हमेशा मैं कहानीकार हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड while she loved my book, she didn't expect to sell more than 30,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studied Latin. अब एक बार की बात है कि मेरी अमेरिकन पब्लिशर जो थी वो उसको मेरी बुक बहुत पसंद आई, लेकिन उसने मुझसे कहा कि 3,000 कॉपी से ज़्यादा का पैसा मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ, मैं श्योर हूँ कि यहाँ पर इससे ज़्यादा कॉपीज़ नहीं बिकेंगी, क्योंकि लोगों ने यहाँ कैथेड्रल देखा ही नहीं है, चर्च देखा ही नहीं है, और वो लैटिन लैंग्वेज जानते ही नहीं है। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3,000 कॉपीज़, और इसीलिए मुझे एडवांस में जो है 3,000 कॉपीज़ का पैसा मिला था। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US। लेकिन आखिरी में उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया और वो 3 मिलियन तक बिकी, और US में ही बिकी। A lot of book has been written about the medieval past far before mine। और बहुत सारी बुकें लिखी गई हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मेडिवल टाइम के बारे में मेरे लिखने से पहले। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ अ मिस्ट्री। और मेरी जो बुक है उसको सक्सेस मिला है, जिसका नाम द रोज़ है, जो बार बार अब द नेम ऑफ द रोजेज़ है, वो उसको जो सक्सेस मिला है वो एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, और कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि उसको सक्सेस कैसे मिल गई। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years earlier और 10 years later, it wouldn't have been the same। अगर मैंने यही बुक 10 साल पहले लिखी होती या 10 साल बाद लिखी होती तो इसको इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती। Why it worked at that time, it is mystery। और ये उस समय वर्क कर गई तो क्यों कर गई, कैसे कर गई, ये एक रहस्य है, ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ। तो दिस वाज द इंटरव्यू and I hope you have understood the chapter very nicely. If any confusion, if any doubt is there, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. Keep on reading, keep on enhancing your knowledge. I will be back with another video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.